मेरे प्यारे देशवासियों, युवा साथियों, युवतियों, मेरे मित्रों, मैं आपसे बहुत समय से वार्ता कर रहा हूँ। आज मैं थोड़ा सा एक अपनी बात कहना चाहता हूँ, एक नई सी। हमको लगता है कि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या देश की है वो ये है, जैसे बीमारी होती है ना, अगर बीमारी का डायग्नोसिस ठीक नहीं हुआ तो इलाज कभी कभी जानलेवा हो जाता है। बीमारी का अगर ठीक एनालिसिस डायग्नोसिस नहीं हुआ तो दवाई गलत दे देते हैं डॉक्टर, और कभी कभी मौत हो जाती है। मुझे लगता है कि हम लोग अपनी समस्याओं को समझ ही नहीं पाए। हमारी समस्याएं किसने पैदा की हैं, क्यों पैदा हुई, क्या हमारी असली समस्या और हमारी समस्याओं के जड़ में कौन है। हम डायग्नोसिस, हमने कैंसर को खुजली समझा और मर गए। हमने टाइफाइड को सर्दी जुकाम समझा और मर गए। हमने निमोनिया को बुखार समझा और मर गए। ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाया। यही मुझे लगता है हमारे देश की बॉडी पॉलिटिक के साथ हो रहा है। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारी मूलभूत समस्या क्या है, कहाँ से इसका रूट कॉज क्या है, ये कहाँ से समस्याएं पैदा हो रही हैं। मैं आपको बताऊं कि आपने, ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी हाल की ही बात है, 2 साल भी नहीं हुए होंगे अभी। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज, मतलब आप ये बताइए कि देश के युवा पीढ़ी पर, जो युवा लोग हैं, हम उनको कह रहे हैं कि अनुशासनहीन हो गए, इस देश में भ्रष्टाचार व्यभिचार हो गया, अराजकता हो गई है, कियोस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज, और उन्होंने देश में इतना तमाशा मचा दिया अपने ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट में, इतना तहलका मचा। 4 जज इतना इनडिसिप्लिन, सारी बार काउंसिल, सारे ये जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, ऑल इंडिया बार काउंसिल, ये सब के सब परेशान। कितनी दौड़ धूप, कितना माथा पच्ची, मगज पच्ची करनी पड़ी उनको, किसी तरह से इसको पैचअप करे, बात फैली नहीं, उठे नहीं। लेकिन वो कितना बड़ा इनडिसिप्लिन था। और आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि देश में शांति रहे, डिसिप्लिन रहे। और इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, अगर सच पूछा जाए, इस देश में आज जो अराजकता है, इस देश में जो कियोस है, वो इस देश के जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों की ही देन है। उन्होंने संविधान की, कानून की व्याख्या अपने हिसाब से की। जब जो आया अपनी मर्जी से वो बेंच करती रही। एक बेंच को दूसरी बेंच के डिसीजनों का पता ही नहीं रहा। और नतीजा ये हुआ कि आज जंगल राज हो गया है केस लॉ का, नजीरों का जंगल राज। आज उसमें आप अगर उलझे तो मर गए, फंस गए, कभी ऊपर निकल नहीं सकता है। और तहज़ुब ये है कि एक इनडिसिप्लिन्ड जज, एक अनुशासनहीन जज भारत का मुख्यमंत्री, मुख्य चीफ जस्टिस बन गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश बन गया सुप्रीम कोर्ट का। और यही नहीं, रिटायरमेंट की स्याही भी नहीं सूखी कि राज्यसभा के सदस्य बन गए। आप हमको बताइए कि इस देश में एक परिपाटी, बाकी परिपाटी किसी ने नहीं मानी। वो परिपाटी जो मुख्यमंत्री वाली, प्रधानमंत्री वाली की लोकसभा का सदस्य, विधान, वो नहीं मानी। ये परिपाटी चल रही है कि सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। क्यों भाई, जब दूसरी जगह ये परिपाटी नहीं चली और तुम सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने तो हजारों केस पढ़े हैं, कम से कम इतना तो 1000-1500 केस मैं जानता हूँ वो हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि लोवेस्ट लेवल पर सीनियरिटी से प्रमोशन होना चाहिए। लोवेस्ट लेवल पर जैसे चपरासी है, क्लरिकल स्टाफ। मिडिल लेवल पर जिसको हम जैसे सुपरिटेंडेंट हैं, ये सेक्शन ऑफिसर हैं, वीडियो है, ये इस तरह के जो मिडिल लेवल के लोग हैं, डिप्टी मैनेजर, इस तरह, उस पर
सीनियरिटी कम मेरिट के आधार पर होना चाहिए, लेकिन सीनियर लेवल पर ओनली मेरिट शुड बी कंसीडर्ड। जो बहुत स्टूडेंट टॉप के लेवल के हैं, तो आप पे क्यों नहीं लागू होता है ये मेरिट? सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मेरिट लागू क्यों नहीं हुआ? वो सीनियरिटी से क्यों हो रहे हैं? और वो भी मैंने उसमें ये भी एक सगुफा है परिपाटी कि रिटायरिंग चीफ जस्टिस भी नाम रिकमेंड करे। वाई? देयर शुड बी ए कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट सिलेक्शन ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट बाद में कौन करेगा उस पर हम आएंगे, लेकिन जजों के सिलेक्शन के लिए एक कमेटी होनी चाहिए। हमने जो नया संविधान की जो प्रारूप जो रूपरेखा दी है उसमें हमने 9 लोग रखे हैं, 7 भी हो सकते हैं। जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हमने उसमें जो अभी नए संविधान में प्राइम मिनिस्टर उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं होगा, गवर्नर भी नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे देश की जनता करेगी। तो उप प्रधानमंत्री उसके हेड होंगे, उसमें लोकसभा के जैसे स्पीकर होंगे, राज्यसभा का स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन को राज्यसभा चुनेगी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उप प्रधानमंत्री उसके राज्य जैसे आज उप राष्ट्रपति होते हैं, हमारे पास तो ये पद नहीं होंगे, उप राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद नहीं होंगे। ये सब पैसा जो बचेगा वो सब बच्चों को वो दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता जितना भी बचेगा। काउंसिल नहीं होंगे स्टेट में, जो आज विधान परिषद है वो कोई भी नहीं होंगे, तो अरबों रुपया बचेगा। ही विधान परिषद नहीं होंगी, राष्ट्रपति गवर्नर उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री का चुनाव देश के लोग करेंगे, देश के माने वोटर्स, और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का चुनाव उस राज्य के वोटर्स करेंगे। तो ये अपने आप एक वो बन जाएगा, सिलसिला बन जाएगा, कौन सीनियर है, किसकी एब्सेंस में कौन काम करेगा। तो हमने ये कहा कि वो एक सिलेक्शन कमेटी हो, उप प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन होंगे, राज्यसभा के चेयरमैन होंगे मेंबर, स्पीकर होंगे लोकसभा के, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, लॉ कमीशन के चेयरमैन होंगे, और दोनों माने अपीलेट कोर्ट ऑफ इंडिया और सेंट्रल कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस उसके मेंबर होंगे। एक पब्लिक का आदमी होगा, माने पब्लिक पर्सनैलिटी कोई भी, माने इस तरह से 7 या 9 लोग ये सिलेक्शन करेंगे, और जितनी वैकेंसी होगी उससे 3 गुना जजों को रखा जाएगा, उनके 3 गुना जजों के नाम में से सिलेक्शन होगा। तो उससे क्या होगा कि मेरिट भी आएगा और सीनियरिटी भी आएगी। अगर 10 वैकेंसियां तो 30 जजों के नाम आएंगे। तो ये इस तरह से मैं माने हाई कोर्ट के, अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट है उसमें 3 है तो 9 अपीलेट कोर्ट और सेंट्रल कोर्ट ऑफ इंडिया चूँकि बराबर समकक्ष होंगे, तो उनके 9 आदमी आएंगे 3 का अपॉइंटमेंट करने के लिए, वो सीनियर मोस्ट। तो वो सीनियर मोस्ट 9 आए तो उसमें मेरिट देख लिया जाएगा, कौन सबसे अच्छे हैं, अपॉइंटमेंट हो जाएगा। आज हम सीनियरिटी से माने हमने घोड़े गधे एक कर दिए, सीनियर मोस्ट आदमी बना, इसलिए उसको कोई चिंता नहीं, ना तो वो अपना मेरिट बढ़ाता है, ना उसको वो डिसऑनेस्ट है कि बेईमान है क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। तो मेरा कहना मतलब है, ये तो एक बात हुई कि कितना इनडिसिप्लिन हुआ और कितने गलत तरीके से ये अपॉइंटमेंट हो रहा है। इसीलिए इस देश में जुडिशरी संभल नहीं रही है, संभल भी नहीं सकती है। यही नहीं, मुझे एक बात का और भी थोड़ा मलाल भी है, कभी लगता भी है कि जितने भी जजेस हैं हाई कोर्ट या यहाँ, why not the chief justices out of the chief justices of the high court, the selection should be made for Supreme Court। माने आप जूनियर किसी जज को प्रमोट कर देते हैं, किसी आदमी को बार से अपॉइंट कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये बिल्कुल गलत परिपाटी है। जितने भी चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, अगर 2 जजों को जाना है तो 6 जजेस को, द सीनियर मोस्ट 6 जजेस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, उनमें से 6 चीफ जस्टिस, उनमें से 2 का सिलेक्शन करो अगर उनको जाना है सुप्रीम कोर्ट या
सेंट्रल कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो क्या होगा कि जब सीनियर मोस्ट आएंगे तो सीनियरिटी भी मेंटेन होगी और सीनियरिटी के साथ जिनका मेरिट है वो भी आ जाएंगे। तो जब ये सिलेक्शन कमेटी इसके आधार पर करेगी तो बड़े क्वालिटेटिव जजेस आएंगे, क्वालिटेटिव जज आएंगे, रियल जजेस जिनकी हमको आवश्यकता है। तो तब क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ जस्टिस, क्वालिटी ऑफ सिस्टम, क्वालिटी ऑफ जुडिशरी, इसमें अपने आप इम्प्रूवमेंट होगा। मैं इस बात को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर कहने का मौका नहीं है, न कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना हिंट मैंने आपको दिया, जितना हिंट दिया वो आपको समझने के लिए काफ़ी होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर भी सोचेंगे और ये सोचेंगे कि सच में हम इस देश को कैसे गवर्न कर रहे हैं, ये लोकतंत्र कैसे चल रहा है। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, हम कह रहे हैं संविधान, हमारे संविधान की धारा 50 है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर माने जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये बिल्कुल इनका कार्यक्षेत्र अलग होगा। ये अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होंगे, काम करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ इसी को सेपरेशन ऑफ पावर का माने जुडिशरी पर कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं होगा, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण जुडिशरी पर नहीं होगा, लेकिन जुडिशरी सबके कामों में इंटरफेयर कर रही है। इवन गवर्नमेंटल फंक्शनिंग, जो गवर्नमेंट का काम है, प्योर गवर्नमेंटल फंक्शन, उसमें भी वो इंटरफेयर कर रही है। और इंटरफेयर करके काम नहीं हो रहे, सारे काम रुक रहा है। रोहिंग्या का मामला लीजिए, इस पर तो मैं बाद में आऊँगा, ये बहुत सीरियस मैटर है। इसी तरह से डिफेंस फोर्सेस पर ह्यूमन राइट्स लगाने का मामला है, जिससे हमारा जम्मू एंड कश्मीर का सारा खामो खा का इशू, जो हमारा हिस्सा, वो इतनी बुरी तरह से उलझा दिया ना, उलझ गया। हमारा मीडिया आज इस सुप्रीम कोर्ट के जजों की इसीलिए हमारे पहले कांग्रेस के मंत्री थे सूचना प्रसारण में, दास मुंशी जी, वो रोज कहते थे कि इनको कंट्रोल में रखना चाहिए मीडिया को। इन्होंने बेतहासा बदतमीज मीडिया है, तो इन्होंने तो न तो बात करने की तमीज़ है, न डिबेट करने की तहजीब है। ये केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, टिकट मिले तो उसका एनालिसिस भी जातिवाद पर हो रहा, वहाँ कितने यादव हैं, वहाँ कितने मुसलमान, वहाँ कितने ब्राह्मण। तुम इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? और सुप्रीम कोर्ट के जज चुप। तुम इस देश को तबाह, हिंदू मुस्लिम धर्म, बाबरी मस्जिद, अयोध्या, इसके अलावा उनके पास डिस्कशन का कोई पॉइंट ही नहीं, कोई बात ही नहीं। जो बात छिपी भी रहती, न भी दबती, तुम उस चिंगारी पर आग पेट्रोल डाल रहे हो। और हमारे देश की न्यायपालिका चुप, कुछ कर ही नहीं रही। तो इसलिए इन सब बातों का असर देश की शासन व्यवस्था पे पड़ रहा है और बहुत बुरी तरह से पड़ रहा है। बहुत उलझाव देश के सिस्टम में आ गए हैं, शासन व्यवस्था में आ गए हैं। इसलिए इस पर हमको विचार करना है। जब हम आपके सामने वो सारा मसौदा रखेंगे, तब आप इस पर एक दफ़े पुनर्विचार कीजिएगा कि मैं ये पृष्ठभूमि इसलिए कह रहा हूँ। कहने का मेरा मतलब कि आप बस इस बीच में इस पर सोचें, समझें, मनन करें, मंथन करें कि सच में यार क्या गलतियाँ हो गई। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। देखिए, मुझे अपनी हम कितने साल और टिकेंगे? 78 साल हैं, 88 सही, चलिए 10 साल। आप कोई 10 साल का है, कोई 5 साल, कोई 20 साल, कोई 25, और आने वाली अनंत पीढ़ियां, उनके लिए अगर आप सच में इस देश की एक भित्ति, एक ऐसी बुनियाद बनाना चाहते हो, वैसे ही गंदा था तालाब एक मछली से, अब तो हजारों मछलियां हो गई हैं जलाशय में। तो बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। धर्म के नाम से बर्बाद कर दिया, हमारे धार्मिक गुरुओं ने बर्बाद कर दिया। उनके बारे में तो कुछ कहना भी अपनी तौहीन है। जिस तरह से देश के धर्म को व्यापार बना दिया उन्होंने, धर्म को सब भूल गए, केवल नाचने का काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर धीरे धीरे एक साथ में
कह नहीं सकता, धीरे धीरे आप समझ में आएगी तो बात बनेगी। मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूँ आप इससे मनन करें और इस चैनल को, मेरी आवाज़ सुनो, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।